हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। आज हम कूलम्स लॉ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में समझ लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि चार्जेस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, अब देखो इसमें दो पार्ट है इसका, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जब चार्ज रेस्ट या मोशन दोनों ही स्टेट में हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। बट जो मैग्नेटिक फोर्सेस है ये तभी हो सकता है जब चार्जेस मोशन में हो। मतलब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तभी लगा सकता है जब वो खुद मोशन में हो, और दूसरा चार्ज भी मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो खुद मोशन में हो। तो इसीलिए हम इनको कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए चार्जेस का स्टेट ऑफ मोशन डिफरेंट हो सकता है और उसका कंक्लूजन डिफरेंट हो सकता है कि ये मोशन की वजह से जो फोर्स है वो मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिकल है या उसका कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम इसको कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस का एक लंबा हिस्ट्री है जो डिफरेंट थ्योरीज से होते हुए फाइनली फ्रैंकलिन के टाइम तक पहुंचा, जब फ्रैंकलिन ने ये कहा कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है और जिस बॉडी के पास वो प्रॉपर्टी एक्सेस में है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, और जिसके पास उसकी डेफिशिएंसी है उसको हम नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। व्हेन यू रब ग्लास विद सिल्क, तो फ्रैंकलिन ने कहा कि सिल्क में से कुछ फ्लूइड, जो चार्ज फ्लूइड है, वो निकल के ग्लास में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लास में वो प्रॉपर्टी एक्सेस में है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सिल्क में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की टर्मिनोलॉजी का जन्म हुआ और इसको हमने पूरा 1 सेंचुरी फॉलो किया, और इसके बेसिस पे हमने करंट को डिफाइन किया एज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। करंट का डायरेक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बोलते हैं कि ये करंट का डायरेक्शन है। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सामने आना शुरू हुआ तो हमें यह पता चला कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं। एक्चुअली जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अब हमको ये अच्छी तरह से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम से वो ज़्यादा आसान है, वो कम एनर्जी में भी हो सकता है। तो इसीलिए एक्चुअल में जब भी हम दो बॉडीज को रब करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी का होगा। तो एक्चुअली चार्जिंग का मतलब है, चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो अब अगर एक एटम न्यूट्रल है, उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो जाता है, और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया किसी बॉडी के ऊपर तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये यहां पे ग्लास प्लस सिल्क वाला जो केस है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे जा रहा होगा, जिसकी वजह से ग्लास पॉजिटिव हो गया और सिल्क नेगेटिव हो गया। तो ये तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा कन्वेंशन
उल्टा लेने की वजह से, फ्रैंकलिन ने उल्टा कन्वेंशन ले लिया, जिसकी वजह से वो सारा ही चीज उल्टा हो गया। एक्चुअली में नेगेटिव चार्जेस का ही फ्लो होता है। जब भी कंडक्टर के अंदर हम करंट की बात करेंगे तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। बट अब हम करंट को पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के तौर पे डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर एक कंडक्टर है और इसको हमने किसी सेल से कनेक्ट किया, ये कंडक्टर है, इसको किसी सेल से अगर हम कनेक्ट कर दें और ये सेल का पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अभी तक हम तो ये बोलते हैं कि करंट का फ्लो इस तरह से होगा क्योंकि चार्जेस का फ्लो ऐसे होगा। बट एक्चुअल में इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट का फ्लो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो हमने वो कन्वेंशन चेंज नहीं किया, अदरवाइज हमको बहुत सारा चीज चेंज करना पड़ता। तो मॉडर्न व्यू के हिसाब से इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि टू वेराइटीज होंगी चार्ज की। अब ये टू वेराइटीज क्यों हमको लेना, वाई नॉट वन वेराइटी? जैसे मास के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वहां पे मास केवल पॉजिटिव होता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए क्योंकि वहां पर जो फोर्स है दैट इज ओनली अट्रैक्शन। सो सिंस फोर्सेस हेयर आर बोथ attractive as well as repulsive, attractive and repulsive, तो आपको इसके लिए जो है वो दो चार्जेस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक वैरायटी से दोनों फोर्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पे होगा क्वांटाइजेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज का हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट कैन टेक अप ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। सो वी कैन राइट दिस एज प्लस माइनस एनी। और ई जो है ये बेसिक चार्ज है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो कूलम है ये एसआई यूनिट है चार्ज का। तो इसको मिलिकन ने बहुत रिगरसली एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका मतलब क्या है कि ये प्लस माइनस एन ही हो सकता है और एन का वैल्यू इंटीजर ही हो सकता है, यानी एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हम समझ सकते हैं कि इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यू कैन नॉट ट्रांसफर ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तुम आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, तुम 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में होगा नहीं। तुमने 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी ए से बॉडी बी को ट्रांसफर कर दिया तो बॉडी ए के ऊपर +2e का चार्ज आ जाएगा और बॉडी बी के ऊपर -2e का चार्ज आ जाएगा। तो कभी भी अगर तुमको चेक करना हो कि कोई एक चार्ज पॉसिबल है या नहीं, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। You can write n equal to q upon e, and this must be
मस्ट बी एन इंटीजर, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, ऐसा चार्ज नहीं हो सकता। जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नॉर्मली क्या है, जब हम बोलते हैं कोई चीज कंजर्व है तो ऐसे हम लूजली बोल देते हैं कि दैट कैन नीदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट यहां पे ये केस नहीं है। एक्चुअली हम चार्जेस को प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी तुम नेट चार्ज प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब तुम चार्जेस प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट हमेशा पेयर में करोगे। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो एक नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होना चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी फिर नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, देयर इज ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड बीटा डिके प्रोसेस। अब इसमें क्या है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का मास 1 है। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, या प्लस ई बोल लो, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है या -e होता है। तो अगर तुम इधर नेट चार्ज देखो, सो दिस इज 0, दिस इज 0, और अगर इधर भी तुम नेट चार्ज देखो तो ये 0 है। तो नेट चार्ज जितना इनिशियली है उतना ही फाइनली भी होगा। इसमें वैसे एक और पार्टिकल होता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, जिसका चार्ज और मास दोनों ही 0 होता है। तो और इसके साथ कुछ एनर्जी भी निकलती है, तो एनर्जी में तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो नेट चार्ज इनिशियली और फाइनली किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो बाहर किसी और बॉडी के साथ मैटर या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होगा। इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। तो जब भी तुमको कोई सिस्टम दिया हुआ है और तुमसे ये कहा जाता है कि फाइनली उसमें कुछ चेंज आया और उस सिस्टम के अंदर किसी एक बॉडी के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, दूसरे पे चार्ज निकालना है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज सिंपल एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी अगर एक बॉडी के ऊपर तुम एक के बाद एक बहुत सारे चार्जेस रखो, देन द नेट चार्ज is algebraic sum of all the charges, q1 plus q2 plus q3. Now what is this algebraic sum? Means you have to take care of sign also along with sign of charges. ठीक है, जैसे अगर एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, इस पे मैंने +2e -3 +4e, मान लो ऐसे 3 चार्ज दिया। +2e का मतलब क्या है, तुमने +2e चार्ज दिया, इसका मतलब तुमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। फिर तुमने इस पे -3e का चार्ज दिया, इसका मतलब तुमने इस पे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। और अगर तुमने इस पे फिर +4e का चार्ज दिया, इसका मतलब तुमने 4 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए इसमें से। तो तुमने निकाले कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से, 2 + 4, 6 इलेक्ट्रॉन निकाला, और तुमने डाला कितना इसके ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन डाला। तो तुमने नेट क्या किया, तुमने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला है। तो इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, Q नेट विल बी +2e +4e +6e हो गया, और उसमें से -3e माइनस कर दो तो +3, क्योंकि ओवरऑल तुमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो यही एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। अब एक बहुत और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है विच इज एसोसिएशन विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। जैसे
जैसे अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी अपने साथ लेके जाएगा। तो अगर किसी बॉडी को तुम चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसका मास भी चेंज होगा। ठीक है, सो वी कैन से चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। अच्छा, चार्ज के बिना मास हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन को देखो, न्यूट्रॉन के केस में मास होता है बट चार्ज नहीं होता। तो चार्ज के बिना मास हो सकता है बट मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इनवेरियंस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्पीड के साथ चेंज होती है, जैसे मास ऑफ बॉडी, ये स्पीड के साथ चेंज होता है। m इज m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास इतना है। और जैसे अगर बॉडी चलने लगा तो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस then v square by c square, this will increase. c is velocity of light. तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज होगा और जो मास है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने से बॉडी का मास इंक्रीज होता है, बट ऐसा कुछ चार्ज के साथ नहीं होता। चार्ज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तुम वेलोसिटी को किसी भी तरह से चेंज करते रहो, चार्ज चेंज नहीं होगा। यानी अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जंप कर रहा है, तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कोई चेंज आता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सो चार्ज इज इनवेरिएंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज की। मैं यहां पे दो तरह के मटेरियल की बात करूंगा जो एक्चुअली आगे काफी हमको यूज होगा, और तुमने उनका नाम भी बहुत सुना हुआ है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स को हम यहां पे डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स ये एक ही चीज है। कंडक्टर का हमको पता है कि इनके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, अगर मेटालिक कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और कुछ और कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आयनिक सॉल्यूशन, पानी के अंदर तुम सॉल्ट डाल दो, वो भी एक कंडक्टिंग बॉडी के जैसा बिहेव करता है। उसके अंदर क्या हो गया, फ्री आयंस होंगे, फ्री आयंस, सोडियम और क्लोरीन के आयंस। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो इसके अंदर ऐसा होगा। इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम, इतना कम कि हम उसको ना ही बोल देते। ठीक है, so we say that there are no free electrons in insulators. अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने से होगा क्या, कंडक्टर के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो चार्जेस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इसके ऊपर कुछ चार्ज डाला, लेट से -q का चार्ज डाला, यानी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए होंगे। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके अंदर हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कि कहीं भी मूव करके जा सकते हैं। हालांकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एटम में से निकल जाए तो पीछे उसके अंदर एक पॉजिटिव आयन बच जाता है, यानी पूरा बॉडी एज ए होल न्यूट्रल था पहले से, मैंने उस पर अब एक -q का चार्ज डाला। तो ये चार्ज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन एक दूसरे से जितना दूर जा सकते हैं ना उतना दूर चले जाते हैं।
तो दूर जाने के लिए ये सरफेस पे चले आएंगे। अब सरफेस के बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि सरफेस के बाहर जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करना होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन या सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो वो एनर्जी जब तक तुम नहीं देते हो, चार्ज सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो यहां पे कंडक्टर के केस में ये चार्जेस क्योंकि बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, तो इजीली मूव करके सरफेस के डिफरेंट पार्ट पे पहुंच जाते हैं, और कंडक्टर के अंदर जो भी नेट चार्ज है वो सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा। लेकिन अगर तुमने एक इंसुलेटर लिया और इंसुलेटर पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मान लो तुमने माइनस क्यू चार्ज इस पे भी डाल दिया, बट तुमने माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे डाला, यहां पे, तो अब ये माइनस क्यू चार्ज यहां से मूव नहीं कर सकता कहीं भी, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो चार्ज कैरियर नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। तुमने यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डाला, जितने पोर्शन में तुमने डाला उतने पोर्शन के एटम्स के साथ ये अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के पूरे बॉडी के अंदर घूम नहीं सकता। तो इंसुलेटर के अंदर अगर तुम कोई चार्ज डालते हो, वो चार्ज वहीं पे रह जाता है, लोकलाइज रह जाता है। ये फर्क है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। कंडक्टर को हम कंडक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर क्योंकि फ्री चार्जेस है, और अगर हम फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करें तो चार्जेस का मूवमेंट हो सकता है, तो इसी को कंडक्शन ऑफ चार्जेस बोलते हैं या करंट बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में। तो कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर्स के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। लेकिन ऐसा नहीं कि इंसुलेटर्स किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक्चुअली क्या है कि अगर एक एटम हम कंसीडर करें, एटम में एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। अब अगर तुम एक एक्सटर्नल चार्ज कोई भी यहां पे रख दो, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस को पुश करेगा दूर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा अपनी तरफ। तो अब ये एटम डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल चार्ज प्लस क्यू। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हो गया ना, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइज होने की वजह से अब ये एटम भी किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक नेट फोर्स लगा सकता है। तो इस तरह से इंसुलेटर के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी अगर तुम उसको किसी और चार्ज के पास में रखोगे तो। कंडक्टर्स के केस में भी ऐसा ही होता होगा। अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं और इस कंडक्टर के पास में अगर एक चार्ज Q रख दूं, अब हमको पता है कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दिखा रहा हूं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को पुल्ड फील करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होना शुरू होंगे। ये कंडक्टर है, और क्योंकि ओवरऑल ये बॉडी न्यूट्रल है, तो दूसरे फेस के ऊपर एक इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखो, सेपरेशन ऑफ चार्जेस यहां भी हो रहा है। ये कंडक्टर है, बट यहां पे हो रहा है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट और सम शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल चार्ज। तो दोनों में फर्क है, इसमें ज्यादा फ्रीली मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन नहीं बोल करके हम इंडक्शन बोलते हैं। तो याद रखना, कंडक्टर्स के अंदर इंडक्शन होता है और इंसुलेटर्स के अंदर पोलराइजेशन होता है। इफेक्ट हमको देखने में एक जैसा ही लगेगा कि
पॉजिटिव चार्जेस के पास में नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गया और पॉजिटिव चार्जेस से दूर में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गया, बट एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज ये इंडक्शन में काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू पोलराइजेशन। इनको हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं अब एक इंसुलेटिंग बॉडी को किसी एक्सटर्नल चार्ज के पास रख दूं तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से सेपरेट होकर के ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो इस केस में भी यहां पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट मैग्नीट्यूड इस बार उतना नहीं होगा जितना इंडक्शन के केस में होता है। तो पोलराइजेशन में जो चार्जेस डेवलप होते हैं इनको हम बोलते हैं पोलराइज्ड चार्जेस। दीज आर पोलराइज्ड चार्जेस। और जो इंडक्शन के केस में जो चार्जेस डेवलप होते हैं इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ये दो प्रोसेस आ गया यहां पे, इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इसको याद रखना, आगे बहुत यूज होने वाला है। अब इंडक्शन और पोलराइजेशन इनका बहुत रोल होता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के केस में, उसको हम आगे और बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। कंडक्टर्स को अलग से पढ़ेंगे और डाइलेक्ट्रिक्स को या इंसुलेटर्स को हम जब कैपेसिटर्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली जैसे तुमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कॉम को हम ड्राई हेयर में लगाएं और उसके पास में फिर हम बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स रख दें तो ये पीस ऑफ पेपर को पुल करने लगता है। तो एक्चुअली ये जो पुलिंग है दिस इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन से कैसे ये पुल होगा, तो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तुम्हें, ये कॉम के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है, पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये प्लास्टिक कॉम होता है और फर के साथ प्लास्टिक को अगर रब किया जाए तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर जो पीस ऑफ पेपर है इसमें चार्जेस इस तरह से अरेंज होगा कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसे। तो मतलब इस तरफ कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस तरफ कुछ नेट नेगेटिव चार्ज पोलराइज होगा। तो अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स है ना ये ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा उसके क्लोज है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब ये पीस ऑफ पेपर ऊपर की तरफ अट्रैक्टेड फील होगा, इसीलिए ये पीस ऑफ पेपर जाके कॉम के साथ चिपक जाता है। और एक बार जब ये पेपर चिपक जाता है तो फिर कॉम का कुछ नेगेटिव चार्ज इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर आ जाता है और फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होने की वजह से वो पीस ऑफ पेपर फिर गिर जाता है। तो ये सारा चीज तुम करके देख सकते हो। तो पोलराइजेशन यहां पे अपना रोल प्ले कर रहा है। जब हम चार्जिंग करते हैं तो वहां पे इंडक्शन और कंडक्शन ये दो चीजें अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चार्जिंग प्रोसेस, कैसे कैसे चार्ज कर सकते हो, हमने कहा कि चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो हमने कहा कि बाय रबिंग कर सकते हैं विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है बाय टचिंग। अब ये बाय टचिंग तुम चार्ज का ट्रांसफर तभी कर सकते हो व्हेन द बॉडीज आर कंडक्टिंग, यानी इंसुलेटिंग बॉडीज के अंदर हम टचिंग से चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर्स के केस में अगर एक पॉइंट पे तुमने चार्ज दे दिया तो वो फिर कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है। तो टच करने पे भी वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी पे जा नहीं पाएगा चार्ज। तो कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर कंडक्शन से कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है, मान लो ये एक बॉडी है और इस पे हमने कुछ चार्ज डाला हुआ है, लेट्स से कैपिटल क्यू चार्ज डाला हुआ है, और एक दूसरा बॉडी है ये भी कंडक्टिंग है और सपोज इस पे हमने कोई चार्ज नहीं डाला। अब अगर इनको आपस में टच करा दो या किसी वायर से कनेक्ट कर दो
तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास अब एक्स्ट्रा स्पेस यहां पे अवेलेबल हो गया जिसके ऊपर ये स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। पहले नहीं जा सकते थे क्योंकि सरफेस पे जाके रुक गए, बट अब स्पेस अवेलेबल हो गया तो उसमें से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो कंडक्शन प्रोसेस में इसको हम कंडक्शन बोलते हैं, दिस इज चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस में जो नेट चार्ज है, जो बॉडीज कांटेक्ट में है आपस में, उनके नेट चार्ज का शेयरिंग होता है। कंडक्शन इज शेयरिंग ऑफ नेट चार्ज। और यहां पे मैं तुमको बता दूं कि जो चार्ज की शेयरिंग है, मान लो फाइनली Q1 और Q2 चार्ज आया तो वो रेडियस के रेशियो में होता है। जिस बॉडी का रेडियस ज्यादा, उस पे ज्यादा चार्ज आएगा। ये ऑब्वियस है, लॉजिकल भी है कि ज्यादा बड़ा रेडियस है तो ज्यादा बड़ा एरिया होगा, तो उस पे ज्यादा चार्ज स्प्रेड हो सकता है। तो कंडक्शन जब भी होगा, याद रखना है, जो भी नेट चार्ज होगा, मान लो दोनों बॉडीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज है, Q1 एंड Q2, सो दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 फाइनल चार्जेस है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि स्मॉल Q1 अपॉन स्मॉल Q2 इज इन द रेशियो ऑफ रेडियाई। तो तुम यहां से फाइनल चार्जेस निकाल सकते हो, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 निकाल सकते हो, विच विल बी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q नेट, और ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। तुम इनको ऐड करना तो Q नेट आ जाएगा। Q नॉट यही है, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इज Q नेट। तो ऐड करोगे तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 विच इज Q नेट। और अगर डिवाइड करोगे इसको तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा। तो ये कहीं कहीं पे यूज होता है प्रॉब्लम्स में, तो आज इसको याद रखना है। जो थर्ड प्रोसेस है वो है बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब है कि बॉडीज को आपस में टच नहीं कराना। बिना टच कराए हुए कैसे हम चार्ज कर सकते हैं? तो इसके दो मेथड्स हैं प्राइमरीली। सपोज हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं इस तरह से, और हमने इनको आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ है, और इसके आगे मैंने अगर एक चार्ज रख दिया तो इस चार्ज की वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ऑल्दो दो डिफरेंट बॉडीज हैं, बट इसमें होगा ऐसे कि क्योंकि कांटेक्ट में है तो ये एक सिंगल बॉडी के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर एक चार्ज यहां पे तुमने रख दिया तो इंडक्शन हो गया, और जो नियर बाई स्फीयर है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जो दूर में स्फीयर है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तुम इसको यहां पर रखते हुए ही जो चार्ज है, चार्ज को यहां से शिफ्ट नहीं करना है, ये दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दो, ठीक है? तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अभी भी इसके ऊपर रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींच के रखेगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज अभी भी फार्दर फेस पे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करके रखेगा। तो अब तुम चाहो तो इस चार्ज को, जो सोर्स चार्ज है Q, उसको रिमूव कर सकते हो। तो जैसे ही उसको रिमूव करोगे तो अब ये सिर्फ दो स्फीयर्स बच जाएंगे, और इनको भी फार अपार्ट कर दो सो दैट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें। तो अब इनके ऊपर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों ही स्फीयर्स के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों स्फीयर्स चार्ज्ड हो गए। तो ये एक तरीका है बाई इंडक्शन। और एक दूसरा तरीका है जिसमें हम अर्थिंग को यूज करते हैं। तो जैसे मान लो ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसके पास हमने एक चार्ज रख दिया, सोर्स चार्ज हम इसको Q लिख रहे हैं।
और अब इसकी वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। अब हम करते ये हैं कि इस स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे एक स्विच लगा दिया है और ये स्विच हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं ऐसे। तो अगर तुमने स्विच को ओपन रखा हुआ है तब तो जैसे मैंने तुमको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरह से रहेंगे। ग्राउंड कनेक्शन का मतलब होता है अर्थ के साथ इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देना। अर्थ खुद एक स्फीयर, अर्थ खुद एक कंडक्टर है। इट्स अ बिग कंडक्टर क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मिनरल होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो इसकी वजह से ये एक कंडक्टर है। अब अगर यहां से मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज को एक बहुत बड़े स्फीयर के ऊपर स्प्रेड होने का मौका मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ही क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इसने होल्ड करके रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करके रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज को इनफैक्ट ये पुश कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज निकल के अर्थ में चला जाता है और एज ए रिजल्ट अब सिर्फ यहां पर नेगेटिव चार्ज बचता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव नहीं करता, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के और ये पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके पास जो स्फीयर है दैट इज नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इसके ऊपर अब नेट चार्ज नेगेटिव है। अब तुम ये सोर्स चार्ज को हटा दो तो यहां पे स्फीयर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा। सो दिस इज हाउ यू चार्ज बाय इंडक्शन। तो कंडक्शन में आपने देखा कि चार्जेस की शेयरिंग होती है। इंडक्शन में ऐसा कोई हमारा जो इनिशियल चार्ज है वो यूटिलाइज नहीं होता, वो वैसे का वैसा है। सिर्फ हमने उसके इन्फ्लुएंस से एक बॉडी को या दो बॉडीज को चार्ज कर दिया। नाउ we will move on to the Coulomb's law, the most important law in electrostatics, Coulomb's law.